वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने द्विसंकर संकर तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के वंशागति के नियम और मेंडलवाद भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया। इसे क्या बोलते हैं? मेंडलवाद कहते हैं क्या। ठीक है, तो मेंडल के वंशागति के नियम कितने प्रकार के दिए इसने? निम्न प्रकार के, मतलब 3 प्रमुख नियम इसने दिए। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी हम कहते हैं, और थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पढ़ना है प्रभाविता का नियम। यह नियम मेंडल के एकल संकर संकरण पर आधारित है। अब हमने पिछली वीडियो में बताया कि एकल संकर संकरण क्या होता है कि भाई जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाएगा? एकल संकर संकरण कहलाएगा। तो इस नियम के अनुसार समयुग्मजीय लंबे पादप, अब आपको समझ में आ गया वो समयुग्मजीय लंबे पादप क्या होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले पिछली वीडियो को देखें, आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या समयुग्मजीय लंबे पादप का संकरण समयुग्मजीय बोने पौधे के साथ करवाया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है, और तथा वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते वो क्या कहलाएंगे? अप्रभावी लक्षण कहलाएंगे। क्या इसे क्या बोलते हैं? अपन प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखना। अब सीधा इसको न पढ़ के बैक यहाँ से समझें। क्या देखिए, समयुग्मजीय लंबे पादप का संकरण किससे करवाना है अपन को? समयुग्मजीय बोने पौधे के साथ करवाना है। क्या तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा? सभी पौधे विषमयुग्मजीय लंबे प्राप्त होते हैं। क्या ठीक है, जो कि अशुद्ध पौधे। देखना, जब शुद्ध या समयुग्मजीय लंबे पौधे का संकरण समयुग्मजीय बोने पौधे के साथ करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? विषमयुग्मजीय लंबे प्राप्त होते हैं। हो गया क्लैरिटी से? आप इसको लिख देना। तो ये क्या था? आपका प्रभाविता का नियम था, जो कि मेंडल का प्रथम नियम है। क्या तो प्रभाविता के नियम के बाद अगला नियम आ रहा है आपके पृथक्करण का नियम। देखना, इंपॉर्टेंट नियम है ये भी। यह नियम भी मेंडल के एकल संकर संकरण नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीय पौधे में युग्मक बनते समय, अब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीय पौधे में मतलब कि F1 पीढ़ी वाला वो नीचे आ जाएगा। क्या बनते समय दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं? जो कि कैपिटल T स्मॉल t दोनों क्या है? युग्म में विकल्प है। क्या युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर, पृथक का मतलब अलग होकर, अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अपन पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं। क्या प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे? युग्मकों की शुद्धता का नियम। एग्जाम्पल देखना, सेम चीज़ आप या तो इसको पढ़ लो या डायरेक्ट एग्जाम्पल कर लो, एक ही चीज़ है। समयुग्मजीय लंबे पौधे एवं समयुग्मजीय बोने पौधे के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? विषम युग्मजीय लंबे प्राप्त होते हैं। विषम युग्मजीय में दोनों युग्मक भी साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं। युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, जिस कारण F2 पीढ़ी में बोनेपन का लक्षण फिर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब इसका हम क्या है, यहाँ पे हमने वो बनाया नहीं, मैं अब आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको क्या लिखना है? देखिए, स्वतंत्र वो युग्मों की शुद्धता का नियम में, पृथक्करण के नियम में आपने उसके बाद आपको ये लिखना है कि समयुग्मजीय पौधे, समयुग्मजीय बोने पौधे, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, ये बिल्कुल यहाँ तक आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है। तो अपन को सीधा सीधा इसके बाद क्या करना है, यहाँ से देखिए आप। ठीक है, ये यहाँ से क्या होते हैं? अपने अपने युग्मकों से क्या हो जाएंगे? पृथक हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये कैपिटल T में, ये स्मॉल t में हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम चेकर बोर्ड बना लेंगे इसका, ये नर ये मादा हो जाएगा। क्या ठीक है, तो एक कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये दोनों आपस में क्रॉस करके क्या बनाएंगे? कैपिटल T, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t। तो लास्ट वाले F2 पीढ़ी में वापस क्या है? बोनेपन का लक्षण क्या होता है? वापस प्रकट हो जाता है। तो इसका लक्षण पर अनुपात फिनोटाइप क्या होता है? 3:1 होता है। 3 मतलब कि यहाँ पे 3 पौधे क्या है अपने पास? यहाँ पे 3 पौधे क्या है? लंबे। देखो ये भी क्या है? ये शुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध लंबा है, और ये क्या है? अशुद्ध लंबा है। मतलब ये तीनों क्या है? लंबे, और ये क्या है? बोना पौधा है। तो यहाँ पे फिनोटाइप हम जब बाहर से देखते हैं, तीनों पौधे अपन को क्या दिख रहे हैं? लंबे, और एक पौधा क्या दिखता है? बोना। तो 3:1 आ जाएगा। जीन पर मतलब कि एक एक को अपन को अच्छे से देखना है। तो ये क्या है? दोनों में कैपिटल T, मतलब ये शुद्ध लंबा है। क्या तो ऐसा हमारे पास एक ही है, तो एक, ये क्या है? दोनों अशुद्ध लंबे, लंबे तो है बट क्या है? अशुद्ध है दोनों। तो 2 पौधे ऐसे आगे, और ये क्या है? शुद्ध बोना पौधा है। ठीक है, शुद्ध बोना पौधा। तो इस प्रकार से 1:2:3। तो अगला नियम आ रहा है अपने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला देखना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये लास्ट नियम है इसका। देखना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण नियम पर आधारित है, मतलब कि 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पादप के मध्य संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विभिन्न लक्षणों की युग्म विकल्प भी स्वतंत्र रूप से व्यवहार क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हो जाते हैं, मतलब अपने अपने युग्मों में चले जाते हैं। इसलिए इसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल, यदि मटर के समयुग्मजी गोल पीले पादपों का संकरण झुर्रीदार हरे पादपों के मध्य करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, विषम युग्मजी गोल पीले प्राप्त होते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। देखिए, समयुग्मजी गोल पीले हैं, समयुग्मजी झुर्रीदार हरे पौधे हैं। कैपिटल स्मॉल आर आर वाई वाई, यहाँ से युग्म निर्माण हो जाए, जैसे हमने द्विसंकर संकरण में समझा था। तो यहाँ पे युग्म निर्माण हो रहा है, तो जैसे अपन इनका क्या करेंगे, संकरण करवाएंगे तो यहाँ से एक आर और यहाँ से स्मॉल वाला आ जाएगा, इसी प्रकार से कैपिटल स्मॉल बन जाएगा। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हो जाएंगे, विषम युग्मजी गोल पीले वाले प्राप्त हो जाएंगे। फिर इसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा, तो ये अपने अपने युग्मों में चले जाएंगे। तो पहला क्या बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए उसके बाद अपने पास क्या है, चक्रपटो बनाना है। यहाँ पे इस लाइन को बिल्कुल आप इस प्रकार से खींचे ताकि इधर वाला एक अलग हो जाएगा, इधर वाला यहाँ पे नर मादा हो जाएगी। इनको साइड जमा लीजिए। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था। आपके माइंड में चीज़ होगा यहाँ पे जीपी क्या है, ये जेपी जीपी जीएच क्या है। जीपी का मतलब है गोल पीले, ताकि ये आपका जो अनुपात है ना, इसको आपको समझने में आ जाएगा। पिछली वाले में हमने लिखा नहीं था, इस वाले में हमने लिखा है इसको। जीपी का मतलब होता है गोल पीले और जीएच का मतलब गोल हरे, जेपी का मतलब होता है झुर्रीदार पीले और जेएच का मतलब झुर्रीदार हरे। ठीक है, तो फिनोटाइप 9 3 3 1 इसको ऐसे याद रखना और जीनोटाइप को आप रैम से याद रखना, 12 24 12 12 1 से याद रख लेना। ठीक है, तो ये आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, मेंडल के नियम का महत्व लिखिए कि मेंडल के नियम का क्या महत्व है। किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, आंसर आपको लिखना है। देखिए पहला है, सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि हानिकारक एवं ये धातु जीन, यहाँ पे घातक जीन आएगा। हानिकारक एवं घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, इसलिए हम क्या करें, उसको हटा देंगे अप्रभावी को। मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न हुए नए लक्षणों के बारे में पता चलता है हमें। ठीक है, मेंडल के पृथक्करण के नियम के द्वारा जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के होते हैं विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। क्या संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। जो प्रभावी उनको हम एक साथ रख लेंगे, जो अप्रभावी उनको हटा देंगे। क्या अगला है, मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। और इन द लास्ट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है कि मानव जाति के सुधार की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार संबंधित है सुजन्य कहलाती है, वो भी मेंडल के नियमों पर आधारित है। ये अपन ऐसे लिख सकते हैं, मानव जाति के सुधार संबंधित शाखा को सुजन्य कहते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त। देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण या लैंगिक निर्धारण को समझाइए। देखिए मानव में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र। अगर आपसे जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी, और अगर ऐसे पूछे तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी मतलब कि 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, जिन्हें कायिक गुणसूत्र कहा जाता है। 22 जोड़ी मतलब कि 44 गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें कायिक गुणसूत्र कहा जाता है, तथा एक जोड़ी या 2 गुणसूत्र क्या होते हैं? असमान होते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या बताइए, तो 2 होते हैं या 1 जोड़ी होते हैं। क्या ठीक है? नर में XY ये लिंग गुणसूत्र है, तथा मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। बाकी 22 सेम होते हैं, 22 जोड़ी। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री मतलब कि जैसे कि अगर यहाँ पे 44 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नर युग्मक 22 + X
वह 22 प्लस वाई, जबकि मादा में मादा युग्मक के तौर पर 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस एक्स पाए जाते हैं। अब देखना आप किस प्रकार से हमारे पास नीचे बन रहा है। देखिए नर में कितने गुणसूत्र और मादा में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, बट क्या होता है 44 तो क्या होता है अपने पास सेम होते हैं गुणसूत्र, और इसमें क्या है नर में एक्स वाई पाया जाता है और इसमें एक्स एक्स पाया जाता है। तो यहाँ से 44 के आधे 22 प्लस यहाँ से 1 आ जाएगा तो x, तो यहाँ पे 22 प्लस y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोनों में सेम सेम आएगा क्योंकि x x है, माता हमेशा x गुणसूत्र ही देती है क्या, और पुरुष में x भी होता है y भी होता है क्या। चलिए युग्मक बन गए यहाँ पे। अब यहाँ से आपको इस प्रकार से लाइन में इसको बना के बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। चलिए ये फॉर्मेशन आप लिख लीजिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से इस वाले से एक लाइन नीचे खींचिए इस प्रकार से, और सेकंड लाइन भी इसी से यहाँ खींचिए। ठीक है, अब इन दोनों से अलग अलग लाइन दोनों से खींचिए। ठीक है, इस प्रकार से आप खींच दीजिए। अब इस पीछे वाले को उस पीछे वाले से मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिया। इस आगे वाले को इस आगे वाले से मिला दीजिए। अब इस वाले को इन दोनों पॉइंट से मिला दीजिए। ये इस प्रकार से मिल गए। अब देखिए कि ये वाला कहाँ से आ रहा है, एक तो ये 22 प्लस एक्स से आ रहा है और इधर भी कहाँ से आ रहा है 22 प्लस एक्स, तो 22 कितने हो गए 44, तो 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, इसको देखिए ये किससे आ रहा है 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस एक्स से, तो 22 कितने हो जाते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। इसको देखिए ये 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस वाई, तो मतलब 22 तो हो गए 44 प्लस एक तरफ एक्स और एक तरफ क्या है वाई है। इसमें भी 22 प्लस एक्स और ये कहाँ से आ रहा है 22 प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। अब देखिए जिसमें भाई 44 गुणसूत्र समान होगी और ये कौन सा है एक्स एक्स, मतलब कि ये लिंग गुणसूत्र इसमें कौन सा है मादा वाला, तो यहाँ पे किसका जन्म होगा पुत्री का जन्म होगा। इसमें भी क्या होगा एक्स एक्स गुणसूत्र है तो पुत्री, और इसमें क्या होगा एक्स वाई है तो पुत्र, और यहाँ पे पुत्र। तो सीधा कहने का मतलब है कि अगर किसी भी पुरुष महिला के जो लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, तो अगर लड़की हो रही है तो उसमें एक्स गुणसूत्र पाए जाएंगे, और अगर एक्स के साथ वाई गुणसूत्र है तो पुत्र होगा। मतलब पुत्र जब ही कंडीशन में होगा जब पिता के द्वारा ये वाई वाला गुणसूत्र दिया जाएगा क्या, मतलब लड़का होने में सीधा सीधा प्रायोरिटी किसकी है नर की है, उसमें फीमेल का कोई रोल नहीं है क्या। फीमेल की तरफ से तो हमेशा एक्स वाला गुणसूत्र ही आता है। जब पिता का वाई वाला गुणसूत्र प्रभावी होगा तब जाके क्या होगा पुत्र होगा क्या, अन्यथा उसके पुत्र ही होगी क्या। तो ये फेयर है, इसको देख लीजिए। तो लड़का कब होगा जब पुरुष का वाई वाला गुणसूत्र प्रभावी होगा, अन्यथा फिर लड़की ही होगी क्या। क्वेश्चन देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को समझाइए। तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं वो क्या कहलाते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों से जीवों का विकास नहीं होता है, मतलब ये लक्षण जो माता पिता द्वारा दिए जाते हैं वो वाले लक्षण आनुवंशिक लक्षण होते हैं। इन लक्षणों से जीवों का विकास नहीं होता है। वह लक्षण जो जीव बाह्य वातावरण से ग्रहण करता है उनको क्या बोलेंगे अपन उपार्जित लक्षण बोलेंगे क्या। अगला है, यदि इन लक्षणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है तो, यदि इन लक्षणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है तो इन्हें उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत लेमार्क नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। इसका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क है। लेमार्क का पूरा नाम क्या है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क है। एग्जाम्पल, जिराफ की गर्दन का पीढ़ी दर पीढ़ी लंबा होना और मनुष्य में पूंछ का लुप्त होना। तो यहाँ तक ये आपकी क्वेश्चन था और चैप्टर भी आपके यहाँ तक ही ये वाला पोर्शन आपके हट चुका है, ये पुरानी बुक का है। ठीक है, तो आई होप आपके दोनों ही पार्ट्स में हमने पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और अच्छे मार्क्स लाइए।